हेलो 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 और वेलकम बैक। इट्स योर बॉय के आइए करते हैं मॉडर्न फिजिक्स इन 8 मिनट की शुरुआत। लास्ट टाइम पे मैंने पूछा बताओ कौन सा चैप्टर चाहिए और सबसे ज्यादा प्यार बरसा मॉडर्न फिजिक्स पे। एक बार फिर कहता हूं कि जो भी चैप्टर तुमको चाहिए उसका नाम लिखो कमेंट में, अगला वीडियो आएगा उस ही पे। शुरुआत कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स की। पहला टॉपिक आएगा एटम। एटम के बारे में हमको मालूम है कि एटम के सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यानी कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है सेंटर में, और आसपास घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली चर्चा हमको कहां से पता चली? हमको पता चली रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के द्वारा। कौन सा एक्सपेरिमेंट? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मान लो कि मेरा राइट हैंड अल्फा पार्टिकल है, मान लो कि मेरा लेफ्ट हैंड न्यूक्लियस है, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है। मैंने यहां से धक्का दे दिया अल्फा पार्टिकल को, बढ़ा 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 बढ़ा, लेकिन इसके ऊपर लग रहा है रिपल्शन 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 के कारण एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके ये रुक गया। मतलब आपने जब इसको फेंका, इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, वो पूरी की पूरी कहां पे कन्वर्ट हो गई? वो कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। यानी काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी में। किस पॉइंट तक पार्टिकल पहुंचा? पार्टिकल पहुंचा है क्लोजेस्ट अप्रोच तक। तो पहला सवाल यहां से बनता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, जिसमें आपको क्या करना होता है? कुछ भी नहीं। काइनेटिक एनर्जी जो आपने इनिशियली दी है उसको इक्वेट कर दिया पोटेंशियल एनर्जी के। आर इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहीं से एक और कॉन्सेप्ट जनरेट होता है इंपैक्ट पैरामीटर का। मान लो ये न्यूक्लियस है और मान लो यहां से आपने कई सारे अल्फा पार्टिकल भेजे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस, सब अलग अलग एंगल पे डिविएट होते हैं। और यहां से एक्सप्रेशन आता है इंपैक्ट पैरामीटर का, जो कि महत्वपूर्ण है, आपको एज इट इज याद रखनी है। एक और बात मैं बता दूं, कई बच्चों ने पूछा कि सर इस पूरी पीडीएफ को आप कहां पे देते हो? इसको मैं देता हूं टेलीग्राम ग्रुप पे। नीट एल्केमी के टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी। क्षितिज कनिक जो कि मेरा नाम है, उस टेलीग्राम ग्रुप पे भी तुमको मिल जाएगी। तो वहां पे से आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आज इस लेक्चर के बाद सारी पीडीएफ डाल दूंगा। चलिए अगली बात, बोहर मॉडल। बोहर मॉडल क्या कहता है भैया? दो पोस्टुलेट होते हैं इसके। पहला पोस्टुलेट कहता है mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मतलब कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, एमवीआर यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ क्वांटिटी, जो कि क्या है? जो कि h अपॉन 2 पाई है। एमवीआर इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई। एमवीआर यानी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। बहुत बढ़िया। रेडियस प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर बाय z के। प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो ये कांस्टेंट आता है 0.53 n स्क्वायर बाय z। वेलोसिटी 2.2 नियरली 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6 टाइम्स ऑफ z बाई n। और टोटल एनर्जी -13.6 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। मतलब टोटल एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है? कि सिस्टम बाउंड है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाउंड है, वो उसको छोड़ के नहीं जा सकता, वो उसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन की बात करूं, तो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ट्वाइस होता है काइनेटिक और टोटल के। पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ट्वाइस। अगर ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पॉजिटिव है, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये नेगेटिव है, और मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स है, और ये है टोटल एनर्जी। बोलो जरा हाँ या ना। साइड में हट रहा हूं, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं तेज रफ्तार में। चलिए इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है रेडिएशन एनर्जी का। मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है लोअर शेल में, इसने एनर्जी एक्सेप्ट करी, इसका तनमन डोला और ये भाग गया। कहां भाग गया? हायर एनर्जी स्टेट में। इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और ये हायर एनर्जी स्टेट में भाग गया। लेकिन हायर एनर्जी स्टेट में स्टेबिलिटी कम होती है, उसका मन नहीं लगता, उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वापस से छोड़ के वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। और इस दौरान वो रिलीज करता है कुछ एनर्जी, एमिट करता है कुछ एनर्जी। और ये कितनी होती है? ये होती है इतनी। यहां से हम रिलेशन निकालते हैं लैम्डा का। 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन एन टू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन वन स्क्वायर। ये क्या है? n2 क्या है? n2 इज फाइनल। n1 क्या है? ये है इनिशियल। बोलो जरा बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। टाइम कितना हुआ एक बार नजर मार लेते हैं, 4 मिनट हो चुके हैं। ठीक है। आर की वैल्यू है 1 अपॉन एच सी, जो कि होता है 10 टू दी पावर 7 पर मीटर। एज इट इज आपको याद रखना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लैम्डा मिनिमम कब होगा? मतलब सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब एमिट होगी? जब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी होती है एच सी बाय लैम्डा। एनर्जी और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और सबसे बड़ी एनर्जी डिफरेंस कब होगी? इंफिनिटी से लेके किसी भी शेल तक की जब आप बात करोगे, मतलब इंफिनिटी से फर्स्ट तक की बात करूं, तो दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम लैम्डा। सिमिलरली
मैक्सिमम लैम्डा कब होगा? जब सबसे छोटे एनर्जी के बीच में ट्रांजिशन होगा, मतलब 2 से 1 के बीच में। ठीक है, आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। कौन कौन सी सीरीज होती है? आप कहीं से भी फर्स्ट में आओ, कहीं से भी फर्स्ट शेल में आओ, इंफिनिटी से फर्स्ट में आओ, 5 से फर्स्ट में आओ, 4 से फर्स्ट में आओ, 3 से फर्स्ट में आओ, लाइमन सीरीज, कहीं से भी 2 में आओ, सेकंड शेल में आओ, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड सो ऑन। विजिबल लाइट की रेंज क्या होती है? 400 से 700 नैनोमीटर या तो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के बारे में हमको सबसे पहले यह जान लेना है कि भैया उसके अंदर होता कौन है। उसके अंदर न्यूक्लियॉन होता है। न्यूक्लियॉन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उनके मास ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत 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 छोटू होता है, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31। 1 AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। आई रिपीट द पॉइंट, एटॉमिक मास यूनिट 1/12 द मास ऑफ कार्बन C12 एटम। This is what we call as the AMU, atomic mass unit. Nuclear size R equal to R naught into A to the power 1/3. R naught is a constant जिसकी वैल्यू फर्मीज में मेजर की जाती है। न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता साइज ऑफ द एटम से, दिस ऑलवेज इज कांस्टेंट। R naught की वैल्यू याद रखना 1.2 फर्मी। आई रिपीट द पॉइंट, ओके। चलिए, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, या तो कुछ न्यूक्लियॉन्स को जोड़ने पे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये बात हमको कहां से समझ में आती है? मास डिफेक्ट के कॉन्सेप्ट से। समझना जरा, मान लो ये 5 न्यूट्रॉन और 5 प्रोटॉन रखे हैं और यहां पे 5 न्यूट्रॉन और 5 प्रोटॉन एक न्यूक्लियस के अंदर हैं, तो इन दोनों में अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि जब ये छुट्टे हैं, जब ये खाली हैं, जब ये वेले हैं तो इनकी एनर्जी अलग है, जब ये बाउंड हो गए, जब इनकी शादी हो गई तो इनकी एनर्जी अलग है। और ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये हमको देखने को मिलता है मास डिफेक्ट के फॉर्म में, और वो मास डिफेक्ट होता है कितना? वो मास डिफेक्ट होता है इतना, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या है? ये है थ्योरेटिकल मास, यानी छुट्टा मास, यानी वेला मास, यानी अकेले अकेले सिंगलों का मास। और ये क्या है? शादीशुदाओं का मास। ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? जो अकेले होते हैं, जो छुट्टे होते हैं, वो कभी इधर कभी उधर, कभी यहां कभी वहां, लेकिन जो शादीशुदा हो जाते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है। समझ रहे हो बात को? चलिए, तो स्टेबिलिटी जो होती है दिस इज प्रोपोर्शनल टू दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और अगर इसके ग्राफ की मैं बात करूं तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मैक्सिमम है आयरन के लिए, और एक पर्टिकुलर वैल्यू 30, इससे पीछे की अगर आप बात करोगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यहां हो सकती है। और जब साइज 170 से ज्यादा हो जाएगा तब वो न्यूक्लियस खुद को स्टेबल नहीं रख पाएगा, इसलिए उसका स्पॉन्टेनियस डीके हो सकता है। किनका? जिनका मास नंबर 170 से अधिक है। चलिए, बहुत बढ़िया। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कुछ बातें बता रहा हूं। शॉर्ट रेंजिंग होता है, पता है। अट्रैक्टिव हमेशा, बिल्कुल पता है। एक्ट्स इक्वली बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, मतलब ये भेदभाव नहीं करता। अगली बात के स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर। कितना टाइम बचा है? चलिए तेज रफ्तार में करेंगे। ड्यूअल नेचर, आइए जरा जल्दी से। सबसे पहली बात आपके सामने आ रही है फोटोन। फोटोन की एनर्जी होती है hc बाय लैम्डा या तो h न्यू। यहां पे आप h और c की वैल्यू रखेंगे तो आपको रिलेशन मिलेगा 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखोगे, एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। c यानी स्पीड ऑफ लाइट, कई बार मैं बता चुका हूं 1/μ0 ε0। और जब किसी मीडियम में बात करोगे तो 1/μm यानी परमिएबिलिटी और परमिटिविटी मीडियम की। ठीक है, और यहीं से एक और रिलेशन आता है, वेलोसिटी इन मीडियम इज c यानी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय रूट ओवर एप्सिलॉन r म्यू r यानी रिलेटिव। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन की बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज और उसका रेस्ट मास होता है 0। मोमेंटम फोटोन का होता है h बाय लैम्डा। मूविंग मास ऑफ फोटोन ये आप E इक्वल टू mc स्क्वायर से निकाल सकते हो, m इक्वल टू E डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, याद रखना। ठीक है बात को, चलिए आइए चर्चा बढ़ा रहे आगे। पावर की बात करो, पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी क्या होती है? hc बाय लैम्डा। एक फोटोन की, हर फोटोन की सेम एनर्जी, n फोटॉन्स के लिए n hc बाय लैम्डा। इसको आपने डिवाइड कर दिया टाइम से तो n अपॉन टी बन गया स्मॉल n। ये क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। तो यहां से पावर मिला। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है पावर डिवाइडेड बाय एरिया, यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये रिलेशन आ गया NHC बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय A। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। इंटेंसिटी के बारे में बात याद रखना कि ये हमेशा प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आ रहे हैं। जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। आगे जाके पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। चलो जरा जल्दी। रेडिएशन प्रेशर के दो एक्सप्रेशन याद रखने हैं, P इक्वल टू I बाय C और 2I बाय C। I बाय C किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। मोमेंटम का फंडा है, मोमेंटम का फंडा है कि फोटॉन्स आए और एब्जॉर्ब हो गए।
तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, मान लो कि अगर p मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है, अगर वो टकरा के वापस चले गए तो ट्वाइस का ट्रांसफर होगा। बॉल आई और चली गई, 2 टाइम्स ऑफ मोमेंटम का ट्रांसफर होता है। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था अभी कुछ दिन पहले, 1 मिनट का, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे, आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अब बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं, एक मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कुछ एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ता है, जिसको क्या आप कहते हैं, वर्क फंक्शन। ये आया कौन, ये आया कौन, ये आया फोटोन, खुद के साथ लाया एनर्जी, और यहां पे इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और बाहर कूद गया। ओ हो। तो आने वाली एनर्जी कहां कहां पे जा रही है, इंसिडेंट एनर्जी कहां कहां पे जा रही है, वर्क फंक्शन में जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन में जा रही है। तो आपने लिख दिया hc बाय लैम्डा इक्वल टू hc बाय लैम्डा नॉट, ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, प्लस e इंटू वीएस, वीएस है स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक बात बहुत क्लियरली बता दूं, आंख बंद करके सुनना, जितनी ज्यादा फोटॉन्स आएंगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे, उतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, मतलब उतना ज्यादा करंट, मतलब इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू करंट, और फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी, उतनी ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, मतलब फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये बात मैंने यहां पे लिखी है, आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। अब ग्राफ की अगर हम लोग बात करें, ये दो अलग अलग इंटेंसिटीज हैं, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसके लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे और उसके लिए ज्यादा करंट होगा, लेकिन दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो जब इंटेंसिटी अलग अलग, फ्रीक्वेंसी रहेगी सेम, लेकिन अलग क्या हो जाएगा, अलग रहेगा करंट। और जब फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या सेम होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। अभी बताया ना, फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, करंट, इंटेंसिटी, बस ऐसे याद रखना, ठीक है। अगला ग्राफ, जब आप लोगों ने मान लो इंटेंसिटी सेम रखी है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो, तो अलग अलग एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, मतलब अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसका सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। और यहीं से आप लोग एक ग्राफ बना सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, जो बनेगा स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। और ये जो रिलेशन है phi by e, ये कांस्टेंट रहता है हर मेटल के लिए, याद रखना। चलिए चर्चा बढ़ा रहे हैं आगे। मैटर वेव्स की बात करें, हमको पता है हम चलते हैं तो पीछे पीछे हमारी बेब नहीं वेव भी चलती है, और वो कितनी होती है, वो मोमेंटम को आप लिख दोगे p इक्वल टू mv, इसको लिख दोगे h बाय लैम्डा, तो लैम्डा को लिख दिया h बाय p, p को लिख दो √2 अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करो तो काइनेटिक एनर्जी को आप लिख दोगे कितना, q टाइम्स ऑफ v। q क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये रिलेशन आपके सामने आ गया। लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। अगली बात, अगर आप गैस की बात करो तो यहां पर रिलेशन आएगा √3 kTm। तो अगला टॉपिक बोलो, तेज रफ्तार में बनेगा। और एक बात और सुन लेना, बहुत काम की अनाउंसमेंट है। आपको मालूम है कि सभी बैचेस जो हैं वो हो चुकी हैं मात्र 4999 की। आप लोग एक बात सुन लो ध्यान से कि इसमें कोई भी इफ्स एंड बट्स, कोई भी हिडन चार्जेस जैसा कुछ नहीं है। तो फ्लैट जो बैचेस 25, 30, 40 हजार की हुआ करती थी, वो हो चुकी हैं 4999 की। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, क्लिक करो और जाके एक्सप्लोर करो। और कहीं पे भी कोई कोड पूछा जाए तो यूज कर लेना तुम्हारे भाई का नाम KK लाइव। चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।